हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं मोहम्मद शाकिर मजहर आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ केमिस्ट्री क्लास को लेकर। आज हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे, ठोस के प्रकार को समझेंगे और उसमें सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में ठोस के गुणों को भी समझेंगे, साथ में अंतर को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के जो कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय कण के जो कण होते हैं वो अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित क्रम और अनियमित क्रम को समझने के लिए हम इसके 3D डायग्राम को देख लेते हैं। 3D डायग्राम को देख करके बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि नियमित क्रम में किस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं और ये अनियमित क्रम में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके 3D डायग्राम को। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। ये हम क्रिस्टलीय ठोस का एक संरचना बना रहे हैं 3D डायग्राम में। ओके स्टूडेंट, तो यहां ओके स्टूडेंट, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये 3D डायग्राम, यहां पर आप देखिए कि ये जो है ये घन के आकार का, आप इसको देख सकते हैं घन के आकार में। ये जो है ये घन के आकार का एक, इसी तरह से यहाँ ये संरचना और यहाँ संरचना, यहाँ संरचना देखिए, तो ये व्यवस्थित क्रम में जो अवयवी कण होते हैं वो सजे हुए होते हैं। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में इस तरह से नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अगर आप देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस में इस तरह से है, तो ये व्यवस्थित स्थिति में नहीं रहते हैं। एक कुछ रहते हैं और कुछ नहीं भी। ये इस तरह से जैसे तैसे अगर देखा जाए तो व्यवस्थित क्रम में ये नहीं रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण व्यवस्थित क्रम में नहीं रहते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण को देखा जाए तो ये नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गुण की तरफ। जो दूसरा गुण है वो देखते हैं कि इनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का देखें तो निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। वो अभी हम लोग वो इस संरचना में हम लोग देखे भी थे कि इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होगा और इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होगा, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आकार इसका नियमित होता है और कण जो है व्यवस्थित होता है नियमित रूप से। अब जब नियमित रूप से व्यवस्थित होता है तो उसके कण के बीच में जो बल होता है, आकर्षण का बल, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा। दूसरी बात है कि निश्चित होने का मतलब यहां पर समझना होगा, निश्चित होने का मतलब है कि गलनांक इसका फिक्स होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0, 10 डिग्री सेल्सियस तो है तो 10। 10 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पूरा का पूरा ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है। जैसे आप प्लास्टिक को देख सकते हैं, प्लास्टिक एक साथ पूरा का पूरा नहीं पिघलता है। अगर हम उसको गलाना शुरू करें तो प्लास्टिक के किनारे से गलना शुरू होता है और किनारे से गलते गलते बाकी गलता है, एक साथ पूरा प्लास्टिक नहीं गलता है। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस में देखें तो एक साथ वो पिघलेगा। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसमें देखते हैं। यह वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। अब वास्तविक ठोस का मतलब क्या है और आभासी ठोस का क्या मतलब है? वास्तविक ठोस मतलब जितना भी इसका लाइफ चले, जितना भी लाइफ, जितना साल गुजर जाए, इसके आकृति, आकार, इसके ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि इसके ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता है। आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है, अगर देखना है दैनिक जीवन में किस तरह का इसका उदाहरण है, तो हम देख सकते हैं कि अगर आप पुराने घर को देखें, पुराने मकान को, जहां पुराना कांच लगा हुआ है खिड़की में, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा तो कांच नीचे होकर के थोड़ा मोटा हो जाता है, जबकि ऊपर पतला होता है। अगर पुराने, बहुत पुराने कांच का बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके ज्यामिति में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया है। किसके? तो वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? चूंकि इसके ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता है बाद में, बहुत समय बाद, इसलिए यह आभासी ठोस कहलाता है, जबकि यह कैसा ठोस कहलाता है? वास्तविक ठोस। अब आता है कि इनके कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है। अब दीर्घप्रासी का मतलब समझना होगा। दीर्घप्रासी का मतलब है कि अगर आप इसमें देखें तो यहां भी घनीय आकृति है, यहां भी घनीय आकृति है, यहां भी घनीय आकृति है। इसके आगे जाएंगे तो यहां भी हमको इसी तरह का आकृति मिलने वाला है, घनीय आकृति ही मिलेगा। दीर्घप्रासी लगातार, कंटिन्यू, एक जैसा। दीर्घप्रासी होता है मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। ये दीर्घप्रासी लॉन्ग रेंज में होता है ये, ठीक है, व्यवस्थित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो एक घन का आकृति मिल रहा है, जबकि दूसरा देखें तो नहीं मिल रहा है। तो यहां से ये बात क्लियर है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घप्रासी नहीं होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी होते हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं शर्करा, यूरिया, और इसमें उदाहरण के लिए देख सकते हैं रबड़। एक चीज और है कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में देखें तो क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। असमदैशिक और समदैशिक का क्या मतलब है? अगर देखें क्रिस्टलीय ठोस में तो आप एग्जांपल ले ले हीरा, हीरा का एग्जांपल ले ले। हीरा से अगर किसी चीज को देखें दूर से, नजदीक लाकर देखे, दूर लाकर देखे, तो कभी जो सामने जो आकृति जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत मोटा हो जाता है या कभी बहुत पतला हो जाता है। किसी और एंगल से देखे तो उसका ज्यामिति कुछ और दिखाई देता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस में वस्तु का गलनांक देख ले, या फिर गलनांक कह रहे, वस्तु का उष्मा प्रसार देख ले, या जो भी देख ले, इसमें क्या होता है? समदैशिक होता है। जिधर से भी, जिस एंगल से भी देखे उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में अगर उसका अपवर्तनांक देखे या वैद्युत चालकता देखे तो अगर अलग अलग एंगल से देखा जाए तो वो अलग अलग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा, आप समझ चुके होंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हम बढ़ते हैं ठोस के और जो प्रकार है उसकी ओर। क्रिस्टलीय ठोस को आगे 4 वर्गों में बांटा गया है, और उस वर्गों में सबसे पहले नाम आ जाता है आणविक ठोस का, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा है सहसंयोजक ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। तो क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग प्रकार देख रहे हैं, तो इसके 4 अलग अलग प्रकार होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आयनिक ठोस को समझते हैं कि आयनिक ठोस क्या होता है। तो किसी भी ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं, जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, उसे क्या कहेंगे? आणविक ठोस कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है, आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। अगर जिस भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण अणु होंगे उसको क्या कहेंगे? आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और
इस प्रकार के ठोस में सभी अणु आपस में दुर्बल बल यानी वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। वांडर वाल बल बहुत ही दुर्बल बल होता है और जो आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं वो इसी बल से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे में आणविक ठोस जो बनाता है फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है इत्यादि। आणविक ठोस को देखा जाए, आणविक ठोस को आगे तीन आणविक ठोस को आगे जाकर तीन भागों में बांटा गया है। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनके बीच अगर देखा जाए तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है 0। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब है, जरा इसको देख लेते हैं। मान लिया जाए हम बात कर रहे हैं H2 का, तो H2 में देखा जाए तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में ये जुड़े होते हैं। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनाए हैं, अब जाहिर सी बात है दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, दोनों एक ही प्रकार के परमाणु है तो ना तो इस पर कोई प्लस आवेश आने वाला है और ना ही इस पर कोई माइनस आवेश आने वाला है। ये दोनों आवेश इस पर नहीं आने वाला है और इस वजह से अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए या इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इनके अणुओं के मध्य वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं। दूसरा अगला है अध्रुवीय आणविक ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो इनके गुणों को जान लेते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। तो यह बहुत ही मुलायम होते हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होते हैं, मतलब इसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। या विद्युत का कुचालक होते हैं। जाहिर सी बात है जब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा तो इसमें विद्युत का चालन कैसे होगा। ध्यान रहे एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा, विद्युत का चालन होने के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर किसी पदार्थ से हम कह रहे हैं कि वो विद्युत का प्रवाह उसमें होगा, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा, मतलब विद्युत का चालक होगा, तो उसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी। 2 में से कोई एक कंडीशन भी होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। या तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, या फिर उसमें आयन हो। आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ही विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, अन्यथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहां चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए यह विद्युत का कुचालक होंगे। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि वांडर वाल बल से ये जुड़ा हुआ होता है, वो बल बहुत कमजोर होता है। आकर्षण बल होता है लेकिन बहुत ही कमजोर, कह ले तो सबसे कमजोर बल वांडर वाल बल ही होता है। इस वजह से बल चूंकि बहुत कमजोर है, बल बहुत निम्न है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक भी निम्न होगा। याद होगा जब पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाए थे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो जाहिर सी बात है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कह ले या फिर कह ले बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है 2 अगर कण है, यहाँ पर 2 कण है और इस कण के बीच में अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज्यादा है तो गलनांक और क्वथनांक से होता क्या है, कणों के बीच दूरी बढ़ता है और कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्वथनांक के केस में, गलनांक के केस में कणों के बीच दूरी बढ़ जाता है। दूरी बढ़ने का मतलब है इसके बीच जो बल है, इसके बीच जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हम इसको ऊर्जा देंगे, चूंकि ये बल बहुत कमजोर है तो थोड़ा सा ऊर्जा में ही क्या हो जाएगा, ये बंधन टूट जाएगा और आसानी से ये पिघल सकता है
और आसानी से इसका क्या हो सकता है, वाष्पन हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर अगर चले तो इनमें से अधिकतर कमरे के ताप व दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनमें से अधिकतर कमरे के दाब और ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या गैसीय अवस्था में होते हैं। या तो कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। मतलब अगर तापमान बहुत कम करे तो ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा, कमरे के ताप या दाब पर ये द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। इसमें आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है आणविक ठोस में ही ध्रुवीय आणविक ठोस। वे आणविक ठोस जिनमें अणु द्विध्रुव बलों द्वारा बंधे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि वे आणविक ठोस जिनमें अणु क्या होते हैं, द्विध्रुव बलों से बंधे होते हैं और ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में पाए जाने वाले अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़े थे वहां पर जो परमाणु था वो एक ही प्रकार का था, जबकि ध्रुवीय आणविक ठोस में जो परमाणु होगा या जो भी अणु हम ले रहे हैं वो अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का होगा, एक ही प्रकार का नहीं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं NH3। अब NH3 में द्विध्रुव आघूर्ण भी हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ ये नाइट्रोजन, हम लोग को पता है नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन इससे आसानी से जुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, हम लोग को एक बात और पता है, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन के बनिस्पत में। इसका मतलब है कि इस पर आएगा पार्शियल रूप से माइनस और इस पर आएगा पार्शियल रूप से प्लस, मतलब आंशिक रूप से इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर द्विध्रुव या सिंपली कह ले प्लस आयन प्लस आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन की वजह से इसके बीच जो आकर्षण का बल होगा, इस बल से ये बंधा हुआ होगा। ठीक है, और ये अलग अलग परमाणुओं के बीच होता है, एक ही जैसे परमाणुओं के बीच नहीं बनेगा। ठीक, ध्रुवीय आणविक ठोस में निम्नलिखित गुण होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह ठोस मुलायम होते हैं। देखिए जितना भी आणविक ठोस है वो मुलायम ही होगा, क्योंकि रीजन बिल्कुल क्लियर है, आणविक ठोस में जो अवयवी कण है उसके बीच वांडरवाल बल होते हैं और वांडरवाल बल बहुत कमजोर होते हैं, तो ये मुलायम होंगे। दूसरा, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका भी क्वथनांक और अगर गलनांक देखा जाए तो ये अध्रुवीय ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होगा, अध्रुवीय ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होगा, लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसका भी गलनांक और क्वथनांक कम ही होता है, क्योंकि इसके बीच क्या है, वांडरवाल बल है। बस थोड़ा सा प्लस और माइनस जो यहां बन रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक अध्रुवीय ठोस की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। अब और देख ले तो इनमें से अधिकांश कमरे के ताप पर और दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनमें से अधिकांश कमरे के ताप पर और दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं।
जैसे में इसका एग्जाम्पल हो गया HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तीसरे प्रकार पर, और इसका तीसरा प्रकार जो है वो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। वे आणविक ठोस जिनमें अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, या काले ठोस में अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वे आणविक ठोस जिनमें परमाणुओं या जो अणु जुड़े हुए हैं, अवयवी कण जो अणु के रूप में है, वो अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे, या वैसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ध्यान दीजिएगा, वे आणविक ठोस जिनमें अणुओं के बीच कैसा बंध होगा, हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, या कह ले ऐसे ठोस जिनमें अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, या वैसे ठोस जिसमें अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इसमें देखें और हाइड्रोजन बंध को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जल का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जल का। अगर जल के अणुओं को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ आप देखिए
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम लोग को पता होता है कि दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस तरफ। इसी तरह से जल का एक और अणु ले लेते हैं। हम लोग को एक बात पता है, क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती, ये सॉरी, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। तो इस पर आएगा आंशिक रूप से माइनस आवेश और इस पर आ जाएगा आंशिक रूप से प्लस आवेश। अब क्या होता है, यहां पर इसके बीच में क्या बनता है, एक बंधन बनता है। जो बंधन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है या यहाँ जो बन रहा है, इस बंधन को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में जो ठोस के अणु होते हैं, वो ठोस के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अब देखा जाए, अगर इसके गुण को देखें तो इसके गलनांक एवं क्वथनांक ध्रुवीय ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो हाइड्रोजन बंधन जो होता है वो द्विध्रुव द्विध्रुव बंधन से थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक भी ध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होगा। और यह विद्युत के, यहां भी देखा जाए तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हम लोग को पता है, अगर शुद्ध जल को लिया जाए तो शुद्ध जल विद्युत के कुचालक होते हैं, जब तक कि उसमें अलग से लवण नहीं मिला दिया जाए तब तक। या विद्युत के कुचालक होते हैं, या कमरे के ताप पर ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव, वाष्पशील वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस के रूप में होते हैं, जैसे आप बर्फ को देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक ठोस का। तो अब तक हम लोग क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में देख रहे थे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक और अधात्विक, ये सहसंयोजक ठोस। तो इसमें ये दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। इससे पहले हम लोग आणविक ठोस पढ़े, आणविक ठोस के तीन प्रकार हम लोग देख लिए, आध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे, उसको क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। और यह ध्रुवीय विलायक में, ध्यान रहे, ध्रुवीय विलायक में ये आसानी से घुल जाता है। ध्रुवीय विलायक में ये आसानी से घुल जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, या कह ले कॉपर सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फेट। अब आयनिक ठोस को थोड़ा सा समझना है, तो आप देख लीजिए यहां पर, ये सोडियम है, सोडियम, और यहाँ ये क्लोरीन। हम लोग को सबको ये बात पता है कि सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, क्लोरीन ले लेता है, जो क्लोरीन पर माइनस आयन बनता है और सोडियम पर प्लस आयन। अब चूंकि ये आयन बना है, आयनों के बीच में जो बंधन बनता है, आयनों के बीच में बंधन बनता है, इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बने होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरफ क्या हो गया अपना सोडियम,
आप एक बात ध्यान रखें, अगर एक धनायन को देखें तो एक धनायन के आसपास जो दिखाई देगा वो ऋणायन दिखाई देगा। उसी तरह से एक ऋणायन को देखें, अगर एक ऋणायन को देखें तो इसके आसपास क्या दिखाई देगा, धनायन। ये अवयवी कण के रूप में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऋणायन और धनायन के बीच में जो बंधन बन रहा है इसको आयनिक बंधन कहते हैं, या धनायन या ऋणायन के बीच में जो बंधन बन रहा है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। अब आते हैं धात्विक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण, धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको धात्विक ठोस को समझना है, तो धात्विक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो या तो धात्विक धात्विक परमाणु होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इनके बीच के बंधन को समझना है तो सबसे पहले इनके बीच के बंधन को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसमें बंधन बने हुए होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम लोग को पता है, अगर एल्युमिनियम के बारे में या आप पोटेशियम के बारे में सोचें, एल्युमिनियम या पोटेशियम, तो एल्युमिनियम रख लेते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता होगा, KLm। अगर देखा जाए, या तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हटा लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ कितना हो गया, और 3p1, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर देखा जाए तो ये बाहरी ऑर्बिट है और ये क्या है, आंतरिक ऑर्बिट। अगर एल्युमिनियम किसी अन्य पदार्थ, अन्य अणु से, अन्य परमाणु से जुड़ता है तो वो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये दान करते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो किसी भी धातु के लिए बात करें कि उसके नाभिक को कहते हैं कर्नल। आप थोड़ा सा अगर कर्नल पर गौर करें, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, कर्नल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से धात्विक बंधन बने हुए होते हैं। तो थोड़ा सा कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन हमको देखना पड़ेगा, किस किस तरह से रिलेशन होता है। अगर आप देखें तो आंतरिक का अगर बात करें, आंतरिक परमाणु के अंदर का अगर बात करें, तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, आंतरिक ऑर्बिट पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। दस इलेक्ट्रॉन है। जबकि प्रोटॉन का संख्या देखें तो प्रोटॉन का संख्या इसमें कितना होता है, 13 प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन अगर देख लिया जाए तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ कितना, +3 आवेश ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये कर्नल होता है प्लस के रूप में, और देखा जाए तो कर्नल पर एक कर्नल के आसपास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एल्युमिनियम का परमाणु ले और एल्युमिनियम का धातु ले, उसमें धात्विक बंधन अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही परमाणु होगा। परमाणु की संख्या लाखों करोड़ों में हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारा कर्नल को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कर्नल बना लेते हैं। मान लेते हैं बहुत सारा परमाणु है, कुछ परमाणु यहां ले लेते हैं। और अब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनाता है।
सबके 3-3 इलेक्ट्रॉन बाहर में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे होंगे, इसी तरह से बहुत सारे होंगे, आप बहुत सारा बना सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु होते हैं। अब लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या क्या होगा, लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र। इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये नदी में जिस तरह से पानी का धारा जिस तरह से प्रवाहित हो रहा होता है ना, उसी तरह से ये काला काला यहाँ पर जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर इसको समुद्र कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस चीज को समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो धात्विक बंधन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन और ये कर्नल, इसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इस कर्नल के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये ऋण आवेश है और कर्नल क्या है, धन आवेश है। तो प्लस है और माइनस है तो जाहिर सी बात है आकर्षण का बल दोनों के बीच लगेगा। अब यहां से इसके बीच आकर्षण है, यहां से इसके बीच आकर्षण है, इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के बीच इसका आकर्षण है, यहां से ऐसे, यहां से इस तरह से आकर्षण है। तो सब कर्नल और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यहां ये जो बंधन बन रहा है इसको कहते हैं धात्विक बंधन। इसको कहते हैं धात्विक बंधन। तो धात्विक ठोस जो होते हैं उसमें धात्विक बंधन पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको धात्विक बंधन समझ में आया होगा और धात्विक ठोस भी समझ में आ गया होगा। धात्विक अवयवी कणों के मध्य बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंधन पाए जाते हैं। अब चूंकि ये बंधन जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कर्नल है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, और कहा जाए तो ये जो धात्विक बंधन होता है वो बहुत मजबूत बंधन होता है, बहुत ज्यादा मजबूत बंधन होंगे। और इसमें अगर आप यहाँ पर एक Fe फेरस जिसको आयरन कहते हैं, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो इसका उदाहरण भी आप इसके लिए देख सकते हैं। एक हम एल्युमिनियम का उदाहरण लिए, एक हम एल्युमिनियम का उदाहरण लिए, एक हम आयरन का भी उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन, एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचे कि हाँ इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 4s होता है, जो 4s होता है और जो 3s है, इसके बीच में जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम दूरी होता है, ये बहुत नजदीक होता है आपस में, ऐसे जैसे चिपके पड़े हैं। तो इस तरह से ये बहुत नजदीक होते हैं, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 8 हो जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन है और कर्नल अगर देखा जाए, फिर वही बात है कि कर्नल अगर बनाए और कर्नल बनाए इसके आसपास क्या 8 इलेक्ट्रॉन ले, 8 इलेक्ट्रॉन ले इसके आसपास, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारा इस तरह से और इसी तरह से बनाते चले तो फिर से वही दिखाई देगा जो हम लोग इससे पहले देख रहे थे। यहां पर इसके लिए एल्युमिनियम धातु के लिए वही चीज हमको आयरन वाले धातु में भी दिखाई देगा। ठीक है, अब देखा जाए तो जितना अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही अधिक इसका क्या होगा, चालकता होगा। अब हमको यहां पर यह समझना है, यहीं से बात समझ में आ जाएगा हम लोग को कि अधिक चालक कौन होगा, एल्युमिनियम होगा या आयरन होगा, या फिर कह ले अधिक चालक कौन होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, एल्युमिनियम होगा। तो हमको यहां पर समझना पड़ेगा जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा चालकता होगा, क्योंकि हम लोग को पता है चालकता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को आसान बनाता है, यानी आसानी से जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कुछ देर पहले ही हम बताए थे कि तो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयन बने। यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। इसलिए
जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से और उतना अधिक अगर कहे तो उस पदार्थ का, उस धातु का क्या होगा, चालकता होगा। तो सोडियम और एल्युमिनियम और अगर आयरन के केस में पूछा जाए तो चालकता किसका अधिक है, तो चालकता आयरन का अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन 8 है, जबकि एल्युमिनियम के केस में कितना मिलेगा, 3 मिल सकता है, और सोडियम के केस में कितना मिल सकता है, 1 मिलेगा। तो सोडियम का चालकता एल्युमिनियम की तुलना में कम है, एल्युमिनियम की चालकता आयरन की तुलना में कम है, और आयरन की चालकता इस तीनों से अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक है। ठीक है। धातु अत्यधिक विद्युत धनात्मक होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक। प्रारंभ अगर शुरू शुरू में देखा जाए, बात ये होता है कि ठीक है यहां पर बना लिया आप, कर्नल बना लिए। अब यहां पर अगर कहा जाए कि अगर तापमान बढ़ाया जाए तो चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, धातु के चालकता में, तो तापमान बढ़ाने से अगर शुरू शुरू में तापमान बढ़ाए तो शुरू शुरू में तापमान, जैसे तापमान देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे इसको, जैसे जैसे अगर हीट देते गए, तापमान देते गए, तो शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, कंपन आएगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू होगा, कंपन करना शुरू होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा। तो स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में जब इसमें हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं, तो इसका चालकता बढ़ेगा। परंतु अगर हम ज्यादा तापमान दे दिए, तापमान लगातार बढ़ाते चले गए, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये तापमान कौन लेने लगेगा, कर्नल को मिलने लगेगा, और कर्नल भी क्या करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। और जब कर्नल कंपन करेगा, ये कर्नल, ये कर्नल, ये सब कर्नल जब कंपन करेगा, तो ये कंपन करने में एक दूसरे के पास आएगा। जब ये दो कर्नल आपस में पास पास नजदीक आएंगे, तो ये दोनों के बीच, चूंकि धनायन है, तो दोनों के बीच जो होगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जैसे प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये पास आएंगे और अचानक से एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, जो जो धातु है, धातु का जो संरचना है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और इसमें चालकता क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि प्रारंभ में तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने से धातु की चालकता बढ़ती है, परंतु और अधिक तापमान बढ़ाने पर कर्नल के पास पास आ जाने से प्रतिकर्षण बल के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे विद्युत की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं सहसंयोजक ठोस पर। वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक जाल बनाते हैं या ठोस बनाते हैं। इस प्रकार के जाल से बने ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, सहसंयोजक ठोस, सबसे पहले ये क्लियर कर ध्यान रखना है कि सहसंयोजक ठोस प्रायः जो है वो आधातु बनाते हैं। धातु रेयर केस देखा जाए तो नॉर्मली आधातु ही बनाते हैं, जैसे सल्फर, जैसे कार्बन, जैसे फास्फोरस, ये सब सहसंयोजक ठोस बनाते हैं। इसमें समान प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं सहसंयोजक ठोस बनाने में। ठीक। अब ये कठोर होते हैं, लेकिन धातु से कम कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं, लेकिन धात्विक ठोस से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका गलनांक अधिक होता है, जबकि इसमें ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होते हैं, ध्यान रहे। और ये जो ग्रेफाइट है वो क्या है, अपवाद है। अब ग्रेफाइट अपवाद क्यों है, इसको अगर हमको समझना है तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का बना होता है, और कार्बन में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ग्रेफाइट का संरचना इस तरह से होता है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो अगले कार्बन से जुड़े होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन से जुड़े होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। और जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहां पर आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो सामान्यतः देखा जाए तो सहसंयोजक ठोस ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा या विद्युत का, ये ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं होते हैं। ठीक है। इसका क्वथनांक
क्वथनांक अगर नहीं कहे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें होते क्या है कि अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ठीक है ये गलेगा तो गलेगा, लेकिन अगर और ज्यादा तापमान दे और सोचे कि ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्पित होने से पहले ये जल जाते हैं। वाष्पित होने से पहले क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। जैसे आप तेल देखे होंगे, तेल में सहसंयोजक बंधन होता है, और तेल में अगर आप सहसंयोजक बंधन होता है, या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं, सहसंयोजक बंधन होता है। जब उसको आप गलाने का कोशिश करें तो वो गल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको और ज्यादा उष्मा दे, और ज्यादा उष्मा दे, तो वो जल जाते हैं, वो वाष्पित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके क्वथनांक नहीं होते हैं। अधिक तापमान पर या राख बन जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक हम लोग पढ़ चुके अब तक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग अंतर स्पष्ट किए। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को देखें, जिसमें 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस देखें: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। आणविक ठोस में हम लोग 3 प्रकार के आणविक ठोस देखें: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।